बेटा हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ लिए थे। आज हैलोबेंजीन के बारे में देखा जाए। यहाँ पर देखें, ये इसका नाम है हैलोबेंजीन। ज़्यादातर हम लोग क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पर ये इसको हम लोग कहेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो ये है बेंजीन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं देखा जाए। एक तो म्यू का ऑर्डर पूछा जाए, तो म्यू आर्थो ग्रेटर देन म्यू मेटा ग्रेटर देन म्यू पैरा हो जाएगा। आपको बताया गया है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। If attached group has same nature, अगर जुड़े हुए ग्रुप का नेचर सेम है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा घटेगा। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आप यहाँ पर ले रहे हो ये क्लोरोबेंजीन, सपोज करो ये डाइक्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर फिर से देख लिया जाए तो ये Cl है, ये Cl है। यहाँ पर ये आप देखेंगे ये एंगल, ये इनके बीच में एंगल है। यहाँ पर ये एंगल बढ़ रहा है, ये देखें ये एंगल। तो अब ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा और यहाँ से आ रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर ये, तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू पैरा 0 हो जाएगा, म्यू पैरा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा डाइक्लोरोबेंजीन में ये पहले पढ़ाया गया था, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। दूसरा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रश्न होगा म्यू पे। तो सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर एक ये पूछेंगे, एक ये पूछेंगे, 2 हो गया।
ये 3 हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करेगा सिमेट्री पर, डिपेंड करेगा सिमेट्री पर। तो सिमेट्री की बात देखें तो ये जो पैरा वाला है ये इसकी सिमेट्रिकल है, इसको इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं। ये लैटिस में टाइटली पैक होगा, तो इसलिए पैरा ज़्यादा हो जाएगा मेटा से, और मेटा ज़्यादा हो जाएगा आर्थो से। ये मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में बना भी है कि व्हाई पैरा हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल नेचर। It is tightly packed. Due to more symmetrical nature, it is tightly packed. तो ये हो जाएगा। चलो प्रिपरेशन की बात किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए भैया, प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन की, तो पहला हो जाएगा बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से चर्चा हम लोग करते हैं। तो जब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्टिविटी ऑफ F2Cl2, ये पूरे केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी आर्डर ही होगा, कहीं पर बदलेगा नहीं, ये रिएक्टिविटी आर्डर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखा जाए हैलोजिनेटिंग एजेंट फॉर बेंजीन, यहाँ पर आप X2 लेंगे, जो भी हैलोजन जोड़ना चाहेंगे, Fe के साथ आप हीट लेंगे, एक एजेंट ए लेंगे, या फिर आप यहाँ पर X2 के साथ FeX3 और यहाँ पर डार्क कंडीशन लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हैलोजिनेटिंग एजेंट होगा। बेंजीन के लिए ध्यान रखिएगा, या एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेंजीन, और यहाँ पर आप एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम बेंजीन का हैलोजिनेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बेंजीन ले रहे हैं, यहाँ पर X2। बेंजीन का रिएक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, ये चीज़ आपको बताई गई है। लुईस एसिड क्यों लेते हैं? लुईस एसिड इसलिए लेते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तो यहाँ पर एक हैलोजन आ जाएगा और ये HX के रूप में निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर ये EX प्लस बन जाएगा, EX प्लस बन जाएगा। इस EX प्लस को आप रिएक्टिंग स्पीसीज बोलेंगे, EX प्लस को आप रिएक्टिंग स्पीसीज बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब ये हो गया। यहाँ पर अगर मान लो आपने Cl2 जैसे लिया है, यहाँ पर H है, Cl2 मान लो आपने लिया है, तो यहाँ पर आप FeCl3 ले सकते हो, या आप आयरन के साथ हीट कर सकते हो, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
क्लोरोबेंजीन हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर जो Cl+ होगा ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, मतलब अटैकिंग स्पीसीज या रिएक्टिंग स्पीसीज है। अगर आपने क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में ले लिया है, क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में ले लिया है, तो यहाँ पर Fe यहाँ पर केवल सनलाइट है, ये H लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तीनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और हर जगह पर Cl जुड़ जाएगा। एक चीज़ आपको और बताए थे कि अगर कहीं पर सनलाइट है तो समझ लीजिएगा कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ये फ्री रेडिकल, और चूंकि एड हो रहा है तो ये रेडिशन हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कहीं पर सनलाइट है तो मैकेनिज्म हो जाएगी फ्री रेडिकल की हो जाएगी। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा C6H6Cl6, ये फार्मूला हो गया। इसको आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहेंगे, BHC कहेंगे, नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में BHC। इसको आप लिंडेन या 666 भी कहते हो, इसको आप लिंडेन कहेंगे, और गैमेक्सीन कह सकते हो। इट हैज 8 आइसोमर, इसके पास 8 आइसोमर हैं, आउट ऑफ विच गामा आइसोमर इज पावरफुल इंसेक्टिसाइड। गामा आइसोमर पावरफुल इंसेक्टिसाइड है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और जो भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब बायो मैग्निफिकेशन में टेक पार्ट करते हैं। और जो भी हैलो कंटेनिंग, ऑल हैलो कंटेनिंग, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, ऑल हैलो कंटेनिंग, जिसमें भी हैलोजन है वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो आपने क्या किया, जैसे अपने क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए आपने इसको अपने फील्ड में स्प्रे किया, तो होगा क्या कि रेनी सीजन में ये फ्लो करते हुए रिवर में पहुंचेगा, जहां पर एल्गी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एल्गी एब्जॉर्ब करने के बाद छोटी मछलियां इसको खा जाएंगी, छोटी मछलियां को फिर बड़ी मछलियां खा जाती हैं, बड़ी मछलियां मार्केट में आती हैं, उसको ह्यूमन बीइंग खा जाते हैं। तो इस तरह से फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं टेक पार्ट इन बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन में टेक पार्ट करता है। बायोमैग्निफिकेशन में टेक पार्ट करने का मतलब फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाना। तो जो भी हैलो कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते इसलिए वो फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाने के कारण हम लोग कहते हैं कि वो बायोमैग्निफिकेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये हो गया भैया
आपको इसके बारे में बता दिया। यहाँ पर देखें, बात हो रही थी कि हम लोग हैलोजनेशन से हैलोबेंजीन बना रहे हैं, लेकिन अगर यही सनलाइट की प्रेजेंस में सीरियल ले लिया गया तो ये यहाँ पर जुड़ गया और फ्री रेडिकल ये एडिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर दो चीज़ आपको बताएंगे, एक तो ये बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, बहुत रेयर एडिशन रिएक्शन नहीं देती। क्यों नहीं देती? चूँकि एडिशन रिएक्शन देने पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन हुआ है, तो अगर पूछा जाए कि नेचर क्या है तो आप कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। नेचर क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि 5 कंडीशन हैं जहाँ पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होगी। पहले ही बताया गया है, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 5 कंडीशन अगर दिख रही है यहाँ पर इन प्रेजेंस, नोट करके, इन प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द following condition, reaction follow free radical mechanism. In presence of one of the following condition, reaction follow free radical mechanism. तो इनमें से एक कोई भी कंडीशन हो तो रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। क्या कंडीशन हो? सनलाइट हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, टेम्परेचर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर हो, फ्री रेडिकल खुद ही प्रेजेंस हो, या पराऑक्साइड हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन दिख रही है तो आप समझ लेंगे कि जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है वो फ्री रेडिकल की फॉलो हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यही एक रिएक्शन ऊपर वाला छोड़ दिया जाए तो ये दोनों कंडीशन जो हैं ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। यही एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन दिख रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। यही एक एक्सेप्शनल केस है, ये बेंजीन वाला अगर ये देख लें, यहाँ पर सनलाइट है लेकिन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ना होके ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो बाकी ये 5 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको दिख जा रही है, ये 5 में से, तो समझ लेना कि मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल की होगी। अब अगर एड हुआ है तो फ्री रेडिकल एडिशन, सब्स्टिट्यूट हुआ है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये दोनों कंडीशन है तो निश्चित रूप से मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, वही एक रिएक्शन बेंजीन को छोड़कर। तो चलो एक मेथड से हम लोग हैलोबेंजीन का प्रिपरेशन सीख लिए। अब यहाँ पर दूसरा मेथड देखा जाए, दूसरा मेथड बाय हुंस-डीकर मेथड, बाय हुंस-डीकर मेथड। हुंस-डीकर मेथड देखा जाए, यहाँ पर हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेंगे, यहाँ पर X2 लेंगे, यहाँ पर CCl4 सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से X टूटेगा, एक X R के साथ आ जाएगा और दूसरा X Ag के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है, यहाँ पर देखें, एक R तो आ गया X आ गया R के साथ और एक X आ गया Ag के साथ। तो ये प्रेसिपिटेट, एरो नीचे मतलब प्रेसिपिटेट, यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी। ये हो गया भैया, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर X2 में आपका केवल 2 X2 होगा, हैलोजन ले सकते हो, Br2 ले सकते हो और Cl2 ले सकते हो, केवल 2 हैलोजन ले सकते हो।
ये रेट है, ये जो ऑर्डर आपने लिखा है Br2 इज ग्रेटर देन Cl2, इसका मतलब रेट है। कहने का तो यहाँ पर Br2 की रिएक्टिविटी Cl2 से ज़्यादा होगी, ये चीज़ हो गया, ये रेट हो गया। और यहाँ पर ये सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, अगर इसका रेट पूछा जाए तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये रेट हो जाएगा। रीजन पूछा जाए प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो ड्यू टू स्टेरिक रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अवरोध होगा, ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टर्सरी से, एक चीज़ हो गया। और आपको बताया तो गया रहा होगा, यहाँ पर जो रेट मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, एस्टर और एल्कीन ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट। आपको बताया गया है कि जहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी एज बाई प्रोडक्ट, वहाँ पर प्योर प्रोडक्ट कभी नहीं मिल सकता। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल सकता है, तो आप बताएंगे कि एस्टर मिल सकता है, और क्या मिल सकता है भैया, एल्कीन मिल सकता है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल सकते हैं। तो इन पे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको शायद पहले भी बता दी गई थी। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आप CH3 COO, यहाँ पर Ag, यहाँ पर आप मान लो Br2 ले रहे हो, यहाँ पर CCl4, तो यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी, एक Br CH3 से जुड़ जाएगा, CO2 गैस निकल गई, एक Br Ag से जुड़ गया, ये नीचे बन गया। यहाँ पर हम लोग C6 एरोमेटिक अगर बनाना चाह रहे हैं तो एरोमेटिक वाला पार्ट ले लें, यहाँ पर Ag, ये Br2, यहाँ पर CCl4, ये हो गया, CO2 गैस निकल गई, यहाँ पर C6H5Br, CO2 गैस निकल गई, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बन गया। Cl2 बनाना चाहोगे, क्लोरीन बनाना चाहोगे, तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपका यही हो जाएगा, यहाँ पर C6H5Cl हो जाएगा, CO2 गैस, यहाँ पर AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये चीज़ें तो हो गई। अगर आपने आयोडीन लिया है, इन केस ऑफ आयोडीन एस्टर इज ऑब्टेन्ड, and reaction is known as Birnbaum Simonini रिएक्शन, Birnbaum Simonini रिएक्शन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें।